हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन लास्ट 15 डेज़ स्ट्रैटेजी फॉर लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम। जैसा कि आप सबको पता है कि JKSSB जो है उन्होंने लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस की है। एंड अकॉर्डिंग टू JKSSB जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है ये 1 मार्च को होगा। तो अभी बहुत कम टाइम बचा है, 2 हफ्ते बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 हफ्ते में आप कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स है वो उसमें फैच कर सकें। तो पहले हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये 120 मार्क्स कैरी करता है। एंड 6 सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें पूछे जाएंगे आपसे। तो इनमें अगर हम वन बाय वन अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इज़ जनरल इंग्लिश। एंड जनरल इंग्लिश में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही मेजर टॉपिक्स मेंशन्ड है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है जनरल इंग्लिश का। लेकिन अगर हम देखें तो ये जितना भी सिलेबस है जिसमें मोस्टली आपका ग्रामर का पोर्शन जो है वो आता है। सिमिलर सिलेबस आपका आई थिंक जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिलेबस था, सेम ही टॉपिक्स उसमें भी थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो ऑलमोस्ट JKSSB जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है, या अगर आप SI के एग्ज़ाम की बात करें तो उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो जितने भी बच्चे जो लोग आई एम प्रिटी श्योर कि JKSSB की प्रिपरेशन जो भी बच्चा करता है, जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा होगा या FA की प्रिपरेशन कर रहा होगा, देखो उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा। तो इंग्लिश जो है 20 मार्क्स आई थिंक इंग्लिश के आपके ऑलरेडी आप समझ लो कि कवर हो गए होंगे अगर आपने जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन की होगी। तो ये 20 मार्क्स आप कवर कर लोगे आराम से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस की भी अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस भी अगेन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस भी ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है वो कर ही लेता है। और जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड है जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस UNO WHO WTO IMF रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्लॉक्स, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियाज़ ऑटोमिक रिसर्च प्रोग्राम, ऑनर्स एंड प्राइजेस, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये सब जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो मेंशन्ड है। तो जीके की भी अगर हम बात करें तो जीके के 20 मार्क्स भी देखो मैक्सिमम बच्चे अप्रोच कर ही सकते हैं, बिकॉज अगैन चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे FA का एग्ज़ाम हो, चाहे SI का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये सिलेबस भी होता है। तो इंग्लिश भी आपकी कवर हो गई होगी। जनरल अवेयरनेस भी जो है वो आपकी आई एम प्रिटी श्योर की कवर हो गई होगी। तो 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के हो गए, 20 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो आपका यहाँ पे मेंशन्ड है वो है आपका जनरल साइंस। अब जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस जो है ना, ये आपका एक आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे जो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज़ ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेबस है। ऑल्दो FA की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें जनरल साइंस मेंशन्ड है। बट हो सकता है कि कुछ बच्चों ने क्योंकि जनरली जनरल साइंस होता नहीं है सिलेबस में, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने जनरल साइंस नहीं पढ़ा होगा। तो फॉर द स्टूडेंट्स जो जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं JKSSB, उनके लिए जनरल साइंस जो है वो थोड़ा सा नया हो सकता है। अब जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल साइंस का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे उन बच्चों को मिल सकता है जिन बच्चों का साइंस मतलब जिनका 12th में साइंस रहा होगा। एंड आई थिंक शायद लैब अटेंडेंट में मतलब ट्वेल्थ में जिनकी मेडिकल होगी, PCB होगी, आई थिंक उन वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है वो ये भरेंगे। तो जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है अच्छे से 12th तक, उनके लिए जनरल साइंस उतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। अगर आप सिंपल 9th और 10th की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है अगर आप उसको पढ़ लोगे ना, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ से जो है आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स आ जाता है। तो मैथ की बात करें तो मैथ में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो सिंपल टॉपिक्स हैं, जो आपके सिंपल अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हो गया, या बॉड मास हो गया। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है,
या प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ, ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगेन कंप्यूटर जो है ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, ये वही कंप्यूटर एप्लीकेशंस है जो आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में था। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आपका वहीं से हो जाएगा। एंड देन आपकी जो रीजनिंग है, ये भी इट्स ऑल्सो सिमिलर टू जो रीजनिंग आपकी जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम की थी। तो ये आपका टोटल जो हमने सिलेबस की हमने बात की, जो आपके 120 मार्क्स आपके इस एग्ज़ाम में हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरे सिलेबस की बात की। अब ये जो सिलेबस है, लास्ट के जो आपके 13-14 दिन बचे हैं, उसमें हम कैसे अप्रोच करें इस एग्ज़ाम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको देखो, लास्ट 15 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ नहीं से पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेटली नॉट। देखो आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने चीज़ें पढ़ रखी होंगी ऑलरेडी। तो इट्स जस्ट कि आपको अब इस टाइम पे आके ना आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जनरल इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा मॉक्स हो सके उतने ज़्यादा मॉक्स लगाओ। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने इंडिविजुअल मॉक्स लगाने हैं। जैसे जनरल इंग्लिश है तो जनरल इंग्लिश के आप इंडिविजुअल मॉक्स जो है वो लगाओ, ठीक है। तो पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपने इंडिविजुअल मॉक्स लगाने हैं। तो जनरल इंग्लिश के आपने इंडिविजुअल मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल मॉक टेस्ट जो है वो आप लगाओ, हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक्स लगाओ। उसके बाद जाके आप फुल मॉक टेस्ट पे जो है जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम और जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 20 मार्क्स का है जनरल इंग्लिश। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें से आपको 20 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर आप देखो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आउट ऑफ 120 मार्क्स अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो, तो एटलीस्ट कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो एटलीस्ट आपके 100 मार्क्स तो भाई होने ही होने चाहिए। तो अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो वो करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो सब्जेक्ट्स ईजी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स ऑलमोस्ट फुल होने चाहिए। तो जनरल इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे 20 मार्क्स हो। तो एटलीस्ट आपके अगर आप ये टारगेट रखोगे अपने दिमाग में कि मेरे जनरल इंग्लिश में 20 मार्क्स हो, तो डेफिनेटली इससे आपके स्कोर को आगे पुश मिलेगा। देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि जो ईजी सब्जेक्ट होता है ना उसको वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी वजह से ईजी सब्जेक्ट में उनके कम मार्क्स हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट उनका बहुत नुकसान होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ईजी सब्जेक्ट है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करो, उसको अच्छे से। तो इसीलिए इंग्लिश जो है ना, मैं कहूँगा कि इंग्लिश में पढ़ने की ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है। सिंपल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे। इसके बाद और ये कोई नया आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका ऑलरेडी कवर हो गया होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी अगेन कोई यहाँ पे इसमें भी कोई नई चीज़ जो है नहीं है। इसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके केस में भी आप यही करो कि देखो आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको आप रिवाइज़ करो, ठीक है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप रिवाइज़ करो। सिंपल, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउटलाइन जो है वो याद करो, और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं वो आप इसमें दो, ठीक है। इसके केस में भी अगेन 10 मॉक टेस्ट जो है अगर आप इसके जनरल अवेयरनेस के दोगे तो आप, अब जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट होता है ना, देखो ये ट्रिकी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश का मैंने बोला कि इंग्लिश में 20 में से 20 मार्क्स आपके आ सकते हैं, लेकिन जीके जो होता है ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन सब्जेक्ट होता है। बिकॉज हमको नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब स्टैटिक पोर्शन से तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप उसका जवाब दे सको, या जियोग्राफी से पूछें। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे करंट अफेयर से कोई चीज़ पूछ ली तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जीके जो है इसमें 20 में से 20 मार्क्स आप ला नहीं सकते हो, बट एटलीस्ट आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि एटलीस्ट आपके 15 मार्क्स जीके में जो है आ जाएं, ठीक है। तो 5 मार्क्स अगर आपके कट भी जाते हैं, वो मैक्सिमम बच्चों के कटते ही हैं, क्योंकि जीके में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कोई करंट अफेयर का तो वो तो मैक्सिमम बंदों का कटता ही है। अब यहाँ पे जनरल साइंस की मैं बात करूँ तो जनरल साइंस जो है ना, यहाँ पे जनरल साइंस को मैं मानता हूँ यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्यों मानता हूँ मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस को? क्योंकि जनरल साइंस जो होती है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो 20 मार्क्स कैरी करता है। तो 20 मार्क्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अब जनरल साइंस जो है ना वो आपके सिलेबस में है नहीं,
मतलब अगर कोई बच्चा जूनियर असिस्टेंट का एस्पिरेंट है तो उसने जनरल साइंस नहीं पढ़ी होगी, या कोई कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर का एस्पिरेंट है, उसने भी जनरल साइंस नहीं पढ़ी होगी। और एफए का एस्पिरेंट है, एफए के सिलेबस में जनरल साइंस है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अभी एफए के बच्चों ने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो उन्होंने जनरल साइंस उतने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। तो जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि ये जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जनरल साइंस जो है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे जिनने जो साइंस लेते हैं उसके बाद वो आर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनका साइंस से जो है ना रिश्ता नाता ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए साइंस को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि साइंस में नाइन्थ और टेंथ जो है ना, नाइन्थ और टेंथ की जो साइंस है, नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटी है ना मेरे भाई, वो आपने पूरी कवर करनी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा भाई। सिंपल मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन आपको लगेंगे, ठीक है। एंड मैं भी इसके ऊपर, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, आई एम डेफिनेटली, मैं कल इसके ऊपर एक कल या परसों आई विल मेक अ वीडियो, वन शॉट वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा जनरल साइंस के ऊपर, और मैं सारा जनरल साइंस जितना भी सिलेबस है सब कवर करूँगा। आपको उसके बाद कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप में से अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसके ऊपर वन शॉट लाऊं, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 मार्क्स कैरी करता है। बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे साइंस को, लेकिन साइंस में अगर आपने 20 में से 20 स्कोर किया, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो, तो इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं कहता हूँ डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। बिकॉज बच्चे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट डिटरमाइनिंग होता है जो ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उसी की वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। देन आपका मैथ है। देखो मैथ में आपको मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो मैथमेटिक्स है ना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो गया, इट इज़ वेरी इजी, सिंपल अरिथमेटिक है यार, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ईजी है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स भी आपके सिलेबस में होता ही है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपने फोकस करना है, जो सिलेबस यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है आपका, प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैक्सिमम बच्चे इनको नहीं करेंगे, ठीक है, वो इनको छोड़ देंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। इनको देखो, इसके केस में क्या है ना कि सिंपल, अगर आप इन सब के फॉर्मूले याद करोगे ना, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का कैसे निकालते हैं, स्फीयर का, तो आपका उससे जो है मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो मैथ में आपने इन पे फोकस करना है, इनके फॉर्मूले देखने हैं, और फॉर्मूलों को देखने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। एटलीस्ट हर टॉपिक के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, उसके बाद जाके आप मॉक लगाओ। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर, तो ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप का एक टॉपिक है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद प्रोग्रेशन, बॉड मास, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी अगेन सिंपल, वही जूनियर असिस्टेंट में जो कंप्यूटर है, जो अगर आपने वो पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, जो आपकी रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी अगेन सिंपल रीजनिंग है यार, जो बेसिक रीजनिंग होती है, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो इट्स अ वेरी सिंपल रीजनिंग, जिस भी बच्चे ने जनरल प्रिपरेशन किया उसका हो जाएगा। तो लास्टली यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। कुछ टिप्स क्या हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स, देखो जो सब्जेक्ट्स हर बच्चा पढ़ के रखा होगा इस टाइम पे, इंग्लिश जो है वो सबने पढ़ के रखी होगी, ठीक है। अब इंग्लिश को लेके आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई सिंपल इंग्लिश मुझे नहीं पढ़नी है, इंग्लिश में मैं सिंपल मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ का लेट से रोज़ के 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा इंग्लिश के। तो आपका टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट मैं 10 मॉक टेस्ट इंग्लिश के लगाऊं। एंड देन आप अपने मॉक टेस्ट में एनालिसिस करो कि कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। अगर इनकेस अगर आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो देखो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, और जो टॉपिक आपका वीक है उसको अच्छे से करो, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, अगेन जनरल सब्जेक्ट भाई, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी आपका जनरल सब्जेक्ट है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसके ऊपर भी मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। टारगेट क्या रहना चाहिए आपका, इंग्लिश में आपका टारगेट रहना चाहिए जब आप पेपर दोगे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 20 मार्क्स आपके आने चाहिए। जीके में देखो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर भी नहीं सकते हो आप,
इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं टिपिकल। तो एटलीस्ट अगर आपके 15 मार्क्स जीके में आ गए तो हो गया काम आपका। जनरल साइंस, जैसा मैंने बोला, ये डिसाइडिंग फैक्टर है जनरल साइंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल साइंस नहीं पढ़ते हैं, जनरल साइंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इस केस में जनरल साइंस अगर आप अच्छे से पढ़ के अगर जनरल साइंस में आप 20 मार्क्स लाओगे ना, तो भाई आपको फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो 20 मार्क्स का यहाँ पे जनरल साइंस आता है, और अच्छे से पढ़ लेना इसको। 9th 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे मैथ। और मैथ में जैसे मैंने बोला कि देखो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको अच्छा करना है तो हर सब्जेक्ट अच्छे से करना है। मैथ में जो चीज़ें यहाँ पे जो टॉपिक्स थोड़े से टिपिकल हैं उनको पढ़ लेना अच्छे से। स्टार्टिंग में क्या कर लो, मैथ में क्या कर लो कि जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, देखो प्रॉफिट लॉस सबने पढ़ा होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है कि बच्चों ने पढ़ लिया हो, ठीक है। बॉड मास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं, बॉड मास भी इजी होता है, प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया हो। तो हो सकता है कि पहले 3 टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हो, तो इन 3 टॉपिक्स को ना पहले पढ़ो अच्छे से। पहला टॉपिक इट्स नॉट दैट टफ, इट्स सिंपल, आपको सिंपल फॉर्मूले पता होने चाहिए इन सब के, आप ये कर लोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी, बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सब आप पहले देखो, जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं मैथमेटिक्स में, मैं आपको ये बोलूँगा कि जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उनको पहले पढ़ो, उनको पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उनकी वीडियो देखो, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक टीचर है जो बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं, नवनीत सर, ठीक है, नवनीत सर। और उनका एक चैनल है वायरल मैथ्स करके, तो वायरल मैथ्स करके उनका चैनल है, उनकी वीडियो आप देख सकते हो। उन्होंने ये जो प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कम्बिनेशन है, इनके इसके ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। सिमिलरली उन्होंने प्रॉबिलिटी के ऊपर भी बढ़िया वीडियो बनाई है, तो उनकी वीडियो आप देख लो। वो मतलब एक एक 1 शॉट बनाते हैं वीडियोस, तो बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। और ये आपको अच्छे से पढ़ना है मैथ्स। देखो, मैथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब ये नहीं सोचना कि मैथ में पढ़ के नहीं जाऊँगा 5-6 नंबर तो आ ही जाएंगे, नहीं। अगर आपके 5-6 नंबर मैथ में आ रहे हैं तो 15 नंबर आपके चले गए, इसका मतलब 15 नंबर तो आपके एक सब्जेक्ट से जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है, उसकी वजह से लास्ट पे उनकी 1-2 नंबरों से सिलेक्शन रुक जाती है। तो ऐसा नहीं करना, मैथ अच्छे से पढ़ लेना, और मैथ में भी टारगेट करना कि आपके 15 में से 15 to 20 मार्क्स, एटलीस्ट 15 मार्क्स तो आ ही जाएँ आपके, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन अगेन वही आपको रिवीजन करना है। कंप्यूटर में सिंपल यार रिवीजन ही करो आप, और मॉक टेस्ट लगाओ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो जितना, क्योंकि इसमें रट्टा ही है मैक्सिमम। अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि कंप्यूटर इज़ ऑल अबाउट रट्टा, जितनी चीज़ें याद रह रही हैं उतना आपके लिए बेटर है। और लास्ट पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग है। इसमें तो मैं कहता हूँ कि इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए 20 मार्क्स का, ठीक है। जीके में आप 15 मार्क्स अटैम्प्ट कर सकते हो, 15 मार्क्स आपका टारगेट रहना चाहिए। जीएस में, जनरल साइंस में 20 मार्क्स टारगेट रखो, हो गए 55 मार्क्स। मैथ्स बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, तो 15 मार्क्स टारगेट रखो, हो गया 70। कंप्यूटर एप्लीकेशंस 20 मार्क्स टारगेट रखो, हो गया 90। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग में भी 20 मार्क्स टारगेट रखो, हो गया 110। तो 110 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। 5 क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको छूट मिलती है, तो 100 टू 110, अगर इतने क्वेश्चंस इनमें से अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, तो इसका मतलब कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो सकती है। तो लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइट स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्केड्यूल ये है कि जैसे मैंने बोला आपको कि शुरुआत करनी है विद मॉक टेस्ट, ठीक है। हर दिन की शुरुआत मॉक टेस्ट के साथ करनी है। जनरल इंग्लिश के का मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद जीए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। जनरल साइंस पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद इसका मॉक लगाना। मैथमेटिक्स पहले क्लासेस लगाना, फिर मॉक लगाना, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस मॉक लगाना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मॉक लगाना। उसके बाद जब आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे, जनरल साइंस हो जाएगा और आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर लास्ट पे जो है आप पूरे जितने भी आपकी जितने भी सिलेबस होगा 120 मार्क्स का, उसके मॉक टेस्ट लगाएंगे। और मैं भी आपको इस चैनल पे आई एम प्लानिंग कि मैं आगे जाके एक लाइव जो है एक हम लोग क्वेश्चन जो है पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। इट विल बी मोर लाइक अ मॉक टेस्ट, तो एक मॉक टेस्ट जैसा होगा जो हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे आपके लिए।
और टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा। आप डेफिनेटली उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक मेरे चैनल के बायो में मेंशन्ड है। तो उसमें लैब अटेंडेंट से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाए। सो ओके, थैंक यू ऑल।